हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। देखिए, सीटेट की डेट कंफर्म है कि 31 जनवरी को आपका सीटेट का पेपर होने वाला है। तो तैयारी आप लंबे टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कोरोना पीरियड इतना लंबा पड़ा और उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे सभी मेहनती बच्चों पर पड़ा था। क्योंकि तैयारी आपने अच्छी की थी, बट आपके एग्ज़ाम की डेट भी हटती चली गई और आपका एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो पाया। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो आपका ये समय व्यर्थ गया है, तो उसको आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बल्कि आपकी तैयारी में पहले से ज़्यादा निखार आया होगा। और 31 को जो आपका एग्ज़ाम होगा, आप सभी उसमें और बहुत ही अपनी अपेक्षा के साथ जैसे बैठने जा रहे हैं ना, तो उसके अनुकूल आपका पेपर होगा और आप बहुत अच्छे नंबर ला करके इस परीक्षा को पास करेंगे। ऐसी मेरी आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो मैं बात करूंगा आज आपसे ईवीएस के फर्स्ट टॉपिक पर। देखिए, हम आपको क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा समय आपको हो गया क्वेश्चंस को, बट मैं थोड़ा थ्योरी पर बात करूंगा आपके साथ में। जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारा सीटेट का सिलेबस है, उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है परिवार एवं मित्र है ना, जिसको हम बोलते हैं फैमिली एंड फ्रेंड। तो यहाँ से भी आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तो अवश्य मिलेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपसे थ्योरी पर प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। आशा करूँगा कि आप इस क्वेश्चंस को, मेरी बात को अच्छे से समझेंगे, भली भांति समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आपके सामने टॉपिक सबसे पहले आता है आपका फैमिली एंड फ्रेंड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फैमिली क्या होती है। तो सभी जानते हैं कि जो हमारे परिवार होते हैं, जिसमें हम सब लोग एक साथ रहते हैं, वो हमारा परिवार कहलाता है। एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही समाज के लोग जब एक साथ वहाँ पर रहते हैं, वो परिवार कहलाता है। परिवार में होता क्या है, परिवार कई प्रकार के होते हैं, परंतु 2 परिवार के जो प्रकार हैं वो सबसे मेन माने जाते हैं, जिसमें एक कहलाता है एकल परिवार और दूसरा कहलाता है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत वे परिवार आते हैं जिसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी सभी एक साथ रहते हों, एक छत के नीचे रहते हों। ठीक है, तो वह परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। लेकिन एकल परिवार वह परिवार कहलाता है जहां पर पति पत्नी एवं उनके बच्चे निवास करते हैं, वह एकल परिवार कहलाता है। अब देखिए, भारत की जो परंपरा रही है उसमें संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया जाता था, परंतु अब कुछ समय से भारत में भी ट्रेंड आ रहा है एकल परिवार का, और भारत में भी एकल परिवार बढ़ने लगे हैं। परंतु पहले भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संयुक्त परिवार हुआ करते थे। ठीक है ना, संयुक्त परिवार भारत में ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ जो भारत हमारा देश है वह कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, जिस वजह से भारत के अंदर संयुक्त परिवार ज़्यादा थे। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, देखिए परिवार की यहाँ पर बात हो गई, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा जगत कि जो हमारा ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है जो बना हुआ है, इसके अंदर 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे जंतु जगत पाया जाता है, यहाँ पर वनस्पति जगत पाया जाता है और मानव जगत पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जंतु जगत पर। कुछ जंतुओं को हमने यहाँ पर सूचीबद्ध किया। आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं, आप इनको फोकस करके जरा पढ़ें। एक बार जरा मेरे साथ में अपने कोर्स को रिवाइज करें। आशा करूँगा कि जो अब तक आपने पढ़ा होगा ना, वो सारा रिवाइज होकर के आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये जंतु जगत पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ नाम मैंने आपके सामने दिए हैं कि जंतु जगत में हम डिस्कस करेंगे स्लोथ के बारे में, सांप के बारे में, हाथी, बाघ या शेर या डॉल्फिन या नील व्हेल या मकड़ी या केंचुआ या चील, बाज या गिद्ध की बात करेंगे, या बात करेंगे पश्मीना पर, या बात करेंगे मधुमक्खी पर या गिलहरी पर या चूहा पर। पश्मीना के बारे में आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है जंतु, और इसके जो पश्मीना का जो सोल आपने सुना होगा, उसकी जो ऊन होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और अच्छी क्वालिटी की होती है। ठीक है, तो ये सभी जंतु जगत की बात है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अगर स्लोथ को ही ले लें, तो स्लोथ क्या है? कि स्लोथ एक जंतु होता है, एक जीव होता है। ये एक ऐसा जीव होता है जैसे भालू होता है। भालू को तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, यदि नहीं देखा तो आपने उसको समझ सकते हैं, पिक्चराइज तो आपने अवश्य देखा ही होगा। तो जैसे भालू होता है ना, भालू की तरह स्लोथ पाया जाता है, परंतु वह भालू नहीं होता है। ठीक है ना। ये स्लोथ जो होता है ये पेड़ों पर रहता है। कहाँ पर रहता?
पेड़ों पर रहता है, और ये ऐसे नहीं जैसे कि बंदर पेड़ों की शाखा पर बैठे रहते, बल्कि ये पेड़ों पर उल्टा लटकता है मस्ती में। ठीक, 17 आवर्स तक, 17 घंटे तक सोता रहता है। ये आपके तरीके दिन में बढ़ता नहीं है। जो स्लोथ होता है वो 17 घंटे तक सोता है, मस्ती आता है, पेड़ पर उल्टा लटकता है। ये यहाँ पर पॉइंट है, ये आपको पॉइंट नोट करने वाली बातें हैं, यहाँ से इन चीज़ों को आप नोट करें। ठीक है ना। आगे देखिए, स्लोथ क्या होता है, जिस पेड़ पर रहता है ना स्लोथ, उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। ठीक है। इसकी एज जो होती है वो एवरेज में निकाली जाती है, लगभग 40 ईयर्स तक ये जीवित रहता है। ये इसकी एवरेज एज है। ठीक है। और क्या करता है, इसका जो पूरा जीवन काल होता है वो केवल पेड़ों पर ही निकल जाता है, और वो अपने पूरे जीवन काल को, पूरे लाइफ पीरियड को मात्र 7 से 8 पेड़ों पर ही काट देता है। ठीक है। ये स्लोथ है। स्लोथ के बारे में कुछ आगे भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे। देखिए, स्लोथ जो होता है ना, ये एक दिन में सोच के लिए नीचे उतरता है, और एक अच्छा तैराक भी माना जाता है स्लोथ को। ठीक है। अमेरिका महाद्वीप में ये अधिक से अधिक पाए जाते हैं। तो हमने बात की स्लोथ के बारे में, इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट की थी। जैसे स्लोथ भालू की तरह दिखता, परंतु भालू नहीं होता, पेड़ की शाखा पर रहता है और नीचे की तरफ उल्टा लटकता है। ठीक है। इसकी औसतन आयु लगभग 40 साल मानी जाती है। ठीक। पूरा लाइफ, अपना पूरा जो जीवन काल है वो 7 से 8 पेड़ों पर ही निपटा देता है। कौन? स्लोथ। एक दिन में सोच के लिए नीचे आता है पेड़ से। ठीक है। अच्छा तैराक भी है, कुशल तैराक भी होता है, और अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ये सारी विशेषताएं स्लोथ के बारे में हो जाती हैं। अगर स्लोथ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से 1 नंबर अपना पा सकते हैं। दूसरी बात हम करेंगे सांप के बारे में। सांप को तो आप सभी लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा। सांप एक सरीसृप प्रजाति का जीव माना जाता है। किसका? सरीसृप प्रजाति का। ठीक है। तो ये रेंगने वाला जीव होता है सांप। कैसे? रेंगने वाला जीव। इसको सरीसृप प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। अब मैं बात करूं, भारत में सांप तो कई प्रजाति के पाए जाते हैं, परंतु सबसे जहरीली 4 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें किंग कोबरा सबसे नंबर 1 पर। किंग कोबरा भारत में सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है, जो जहरीली प्रजातियों में नंबर 1 पर आती है। नंबर 2 करैत होता है, यहाँ पर अफाई होता है, दुबोइया होता है। ये चारों भारत में सबसे ज्यादा जहरीली प्रजाति के सांप हैं। कैरल प्लस एक ऐसा चैनल है जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इट इज़ ए ट्रस्टेड चैनल फॉर यू। आप तैयारी यूपी टेट की करते हैं, तैयारी आप सी टेट की करते हैं, या तैयारी आप लोग डीएलएड की पहले की होगी, या तैयारी आपको एस टेट की करनी है, जिसको आप सुपर टेट के नाम से जानते हैं, तो आप निसंकोच आंख बंद करके कैरल प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है वो नंबर 1 का उच्च क्वालिटी का होता है। और अभी तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जो भी हमने मटेरियल प्रोवाइड कराया अपने चैनल की तरफ से, वहाँ से क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में अवश्य आए हैं। आगे भी मुझे विश्वास है कि इस प्रकार से हमारा जो रूटीन बना हुआ कंटिन्यू चलता रहेगा। देखिए, सांप जो होते हैं उनके अंदर दांत पाए जाते हैं, जिससे वे जहर को एक व्यक्ति में प्रवेश करा देते हैं। ठीक, वो 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप का जहर किसी व्यक्ति के अंदर या किसी जीव के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, जो सांप जैसे किसी को काट लेता, उसके उपचार के लिए जो दवाई तैयार की जाती है वह भी सांप के सीरम से ही तैयार की जाती है, उसको अलग से नहीं लाया जाता। सांप के सीरम के द्वारा, या जो सांप का विष होता है या जहर होता है, उससे ही दवाई भी तैयार की जाती है। और वो हमारे यहाँ जो पर स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, CHC होते हैं, वहाँ पर ये प्रोवाइड करा दी जाती है, वहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है। सांप के दांत तो होते हैं, लेकिन वह अपने भोजन का या जो शिकार उसका होता है उसको सांप कभी काट करके नहीं खाता। जैसे कि भैंस चारे को खाती है, गाय चारे को खाती है, हम लोग खाने को कुतर कुतर करके खाते हैं, बंदर गन्ने को कुतर करके खाता है, चूहा या चूहिया भी कुतर करके खाती है। वैसे सांप नहीं खाता अपने दांतों से, बल्कि वह अपने शिकार को, अपने भोजन को निगल जाता है, गटक जाता है। समझ रहे हैं ना बात को जी। आगे बात करेंगे। देखिए, सांप के कान नहीं होते, परंतु आवाज को सुनता है। अब वो कैसे सुनता है, ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। वह ध्वनि के कंपन को महसूस करता है। जब कोई साउंड होती है ना, उसको फील करता है। आपने देखा होगा, जब एक सांप
को सपेरा अपनी बीन के सामने नचाता है, वह जिधर को बीन घूमती है वह उधर को नाचता है। इट मीन्स उसको उसकी वॉइस नहीं जाती उसके कानों के अंदर, उसको आवाज़ नहीं पहुंचती है, बल्कि वह उसकी ध्वनि का जो कंपन होता है, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग जो साउंड का वाइब्रेशन है, उसको जिधर को फील होता है वह उधर को ही मूविंग करता रहता है। इस प्रकार से वह ध्वनि के कंपन को महसूस करता है। देखिए अब आगे बात करेंगे, आगे बात करें हम थोड़ी इसी के बारे में और। देखिए नाग अर्थात जिसको हम किंग कोबरा भी बोलते हैं, ये एक ऐसा सांप होता है जो अपना घोंसला बनाता है। ठीक, ये मोस्ट पॉइंट है, आप ऐसे ऐसे पॉइंट को नोट कर सकते हैं दोस्तों। सांपों को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ये बात भी फैक्ट है। सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये जो कुछ जीव जंतुओं को खा करके नष्ट कर देता है, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। और विश्व का सबसे लंबा जो जीव होता है वो अजगर होता है, ये भी दोस्तों याद करने की बात है। और आपके सामने क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक सांप कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आता तो आप लिखेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सबसे अधिक सांप पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपका बन जाता है यहीं से सांप के बारे में। देखिए हांगकांग के लोबा सांपों के मांस को खाते हैं, सॉरी जो हांगकांग के लोग होते हैं ना, वे लोग सांप के मांस को खा जाते हैं, जिन्हें लिंग हू फैन कहा जाता है। ये हांगकांग के लोगों की बात है। भारत के अंदर नागालैंड में भी कुछ लोग सांप के को खा जाते हैं, उसका भोजन बना करके खा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की आपके सामने स्लोथ पर, जंतु जगत का डिस्कशन कर रहे थे, स्लोथ पर बात की हमने, सांप पर बात की। मुझे विश्वास है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैं थ्योरी बेस पर दे रहा हूं। आपको मैं कोई रटने के लिए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, केवल आपको समझना है। और समझने से जो चीज़ हम एक बार समझ जाते हैं ना, वो जीवन पर्यंत हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। आगे मैं बात करूँ बाघ के बारे में। अब बाघ कौन होता है, टाइगर कौन होता है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना, वो बाघ ही है। आपने इसको भली भांति पढ़ा होगा, कक्षा 2-3 से आप लगातार एक ही बात पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, हैं नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो आप वहाँ पर हमेशा बाघ लिखते हैं। ठीक, अब हम बाघ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर बन जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए तो भारत में सर्वाधिक जो बाघ पाए जाते हैं ना, वो एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। राइट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब बात करेंगे बाघ के शरीर पर धारियाँ पाई जाती हैं, कैसे रंग की? काले एवं पीले रंग की धारियां पाई जाती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बाघ पर जो धारियां होती हैं वो किस कलर की होती हैं? काली एवं पीली, नीली एवं सफ़ेद, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वहाँ पर आपको लिखना होगा काली एवं पीली धारियां पाई जाती हैं। किसके ऊपर? बाघ के ऊपर। आगे हम बात करेंगे कि जो बाघ होता है वो जो वन्य जीव और होते हैं उनसे अलग अलग रंगों के होते हैं इसके बाल। ठीक है, तो यहां क्या कारण होता है, आगे हम बात करेंगे। तो बात करें, देखिए जैसे जलवायु जो होती है या वातावरण होती है, उससे इसका रंग नहीं बदलता है जीवों का, बल्कि इनके जो बालों का कलर होता है उससे बाघों का रंग बदलता है या जीवों का रंग बदल जाता है सभी का। एक मेन बात ये होती है कि जो बाघ होता है वो सिंगल नहीं रहता, वो ग्रुप में रहते हैं, समूह बना करके रहते हैं। और एक समूह में कम से कम एक ग्रुप में 10 से 12 बाघ एक साथ रहते हैं। और मेन बात आपके लिए ये है कि बाघों का जो समूह होता है, जो ग्रुप लीडर होता है ना, वह एक बाघिन होती है। फीमेल जो होती है वो उसकी ग्रुप लीडर होती है। ये बहुत आपको समझने वाली बात है। ठीक है ना। अब होता क्या है, जो बाघ होता है उसका जो जो उसका मेल बेबी होता है, वो 3-4 साल की जैसे उसकी उम्र हो जाती है ना, वो अपने ग्रुप को छोड़ देता है, अर्थात वो अपना एक अलग ग्रुप क्रिएट कर लेता है। ये बाघ की विशेषताएं आती हैं। ठीक,
आगे हम बात करेंगे बाघ की अन्य विशेषताओं पर। सामने क्वेश्चन दिया है, देखिए जैसे क्वेश्चन दिया था कि बाघ का जन्म के समय बच्चा जो होता है वो कितने वेट का होता है, तो उसका जो बच्चे का वजन होता है 2 से 2.5 kg वजन होता है, 2 से 2.5 किलोग्राम का बच्चा होता है जन्म के समय पर बाघ का, ठीक। और मानव का, मनुष्य का बच्चा 3 से 3.5 किलो का होता है, बाघ का बच्चा 2 से 2.5 किलो का होता है, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है, इनको याद करने से, समझने से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। अब एक बात और होती है, जैसे कि मैंने बात की ग्रुप के बारे में, बाघों का क्या होता है, ये अपने जो इनका इलाका होता है, एरिया होता है, सर्किल होता है, उसकी पहचान जो उनके यूरिन से करते हैं। जैसे बाघ कहीं घुसता है और वहाँ पर किसी दूसरे बाघ का यूरिन होता है, उसकी स्मेल से वह समझ जाता है कि जो एरिया है यह किसी दूसरे बाघ का है, ठीक। एक मेन चीज़ होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि बाघ जो होता है अंधेरे में भी मनुष्य से, हमसे 6 गुना तेज देख लेता है। कितने गुना? 6 गुना तेज। अर्थात इसकी जो दृष्टि होती है ना वो बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है बाघ की। हमेशा ये घात लगाकर ही शिकार करता है, हैं। अब और नेक्स्ट क्या, देखिए एक विशेषता इसकी यहाँ पर दी है सामने, बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है, ठीक है। चलिए और कुछ विशेषताएं आपके सामने दी हैं, उन पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब होता क्या, बाघ की जो दहाड़ होती है ना, जब रोर करता है, रोरिंग करता है ना, दहाड़ता है, तो उसकी लगभग 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनी जा सकती है बाघ की। ये बाघ की विशेषताओं में आ जाती है, ठीक है। अब बाघ क्या है कि जंगल में पत्तियों में अगर सरसराहट होती है या हिलने के कारण को दूर से पहचान जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब है, ठीक है। अब ये सिस्टम है इसका, ये बहुत अलग प्रकार का जीव है बाघ। और आगे बात करेंगे कुछ, देखिए बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। पहले इसकी आबादी बहुत थी परंतु अब घटती चली जा रही है। इसका कारण मुख्य क्या है? अब हम इस पर अगर बात करें, बाघ के आबादी घटने का मुख्य कारण क्या है, उसको फोकस करें। कारण उसका यह है कि बाघों का अवैध शिकार एवं प्राकृतिक आवास का विनाश। आपने देखा पहले वनों के अंदर प्राकृतिक आवास पाए जाते थे जहां पर जीव जंतु निवास करते थे, परंतु मनुष्य ने अपनी चकाचौंध में, अपने विकास करने के चक्कर में इन जो प्राकृतिक आवास थे उनको नष्ट करता चला जा रहा है ना, और उनका अवैध शिकार भी करता है, जिसके कारण से बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आती चली जा रही है, ठीक है। अब इसी पर डिस्कस होती है नेक्स्ट पॉइंट की, जब बात चल रही है कि उसका ह्रास हो रहा है, उसकी कमी हो रही है, तो उसके लिए भी, उसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसको टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाता है। और वो कब तैयार हुआ था? 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था दोस्तों। इस डेट को आप जरूर नोट कर लें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से नहीं है, उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, ठीक है ना। तो ये हमने आपसे बात की आज बाघ के बारे में, और मुझे विश्वास है कि अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। चलेगा, आपको अगर मेरी क्लास कैसी लगी तो मुझे बता सकते हैं। इस प्रकार से क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे और अच्छी तैयारी आपकी कराएंगे। आप बने रहे मेरे साथ, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद, जय हिंद।